अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। कराची की सियासत में एक के बाद एक धमाका। आज गवर्नर सिंध बोले, अब कल मुस्तफा कमाल की बारी। तब तक पीएसपी रहनुमाओं की खामोशी, कहीं तूफान का पेशखेमा तो नहीं। कराची में क़यादत की लड़ाई, एमक्यूएम पाकिस्तान, लंदन और पीएसपी के बाद हकीकी भी मुतहर्रिक। कई इलाकों में दफातर खोलने की इतलात, हालात बदल रहे हैं। और इस्लामाबाद बंद कराना क्रिमिनल एक्ट करार, लेकिन खुद सड़कों पर निकलने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी आखिर है कौन सी डगर पर? प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। एमक्यूएम पाकिस्तान, लंदन, हकीकी और पीएसपी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 4 धड़े जो पहले ही मुसलसल कराची की क़यादत की जंग लड़ रहे थे, एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं। लेकिन अब इस दौर में गवर्नर सिंध भी शामिल नजर आ रहे हैं। आज गवर्नर सिंध ने खुलकर पीएसपी को जवाब दिया। गवर्नर सिंध के आज के बयान पर हमने पीएसपी का स्टांस लेने के लिए वसीम आफ्ताब से राब्ता किया था। वो कमिटेड भी थे कि आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे, लेकिन अचानक पीएसपी की जानिब से पैगाम ये आया और ऐलान ये किया गया कि मुस्तफा कमाल कल 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उस वक्त तक पीएसपी का कोई भी नुमाइंदा मीडिया से बात नहीं करेगा। यानी कल पाक सरजमीन पार्टी वाले एक बार फिर से कोई धमाका करने जा रहे हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है जिसने कराची की सियासत में मजीद हलचल मचाई है। ये तमाम तर कहानी अगर आगाज से देखें, इसको समझने की कोशिश करें, तो ये सब कुछ 2013 के बाद से शुरू हुआ। कराची में ऑपरेशन किया गया, अमन वापस आया, ज़कात फितरे के नाम पर छीना झपटी जो थी वो बंद हुई, भत्ताखोरी का खात्मा हुआ, टारगेट किलिंग को लगाम डाली गई, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुई, कार्रवाइयां भी नजर आईं, एमक्यूएम के लोग पकड़े गए और केसेस खुले। नामालूम अफराद के चुंगल से कराची को बाहर निकाला गया। लेकिन अब तमाम तर सूरत हाल में जिस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था वही होता नजर आ रहा है। कराची की सियासत अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस लाताल्लुकी ने सियासी बहरान पैदा किया है। कराची में क़यादत की जंग शुरू हो गई है और इस क़यादत के लिए छीना झपटी भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये छीना झपटी अवाम के दिलों में जगह बनाने के बजाय एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर की जा रही है। आज गवर्नर सिंध अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को साफ करने के लिए और उन पर बात करने के लिए मीडिया के सामने आए, खुलकर बोले और उन्होंने मुस्तफा कमाल और नेमतुल्लाह दौर की बात की। पहली बार हमने देखा कि जमात इस्लामी की तारीफों के पुल बांधे गए और मुस्तफा कमाल के दौर को करप्ट तरीन दौर करार दिया गया। वो सानिया बल्दिया पर बोले, हकीम सईद कत्ल का जिक्र किया, 12 मई के जिम्मेदारों को सजा देने का वादा किया, चाइना कटिंग और 90 के करीब से मिलने वाले असलहे में कनेक्शन का इंकशाफ भी हुआ और वाज़ेह किया गया कि अब पोश इलाकों के सियासी दफातर से भी जराइम पेशा अफराद पकड़े जाएंगे और पोश इलाकों में किसके दफातर कायम है ये सबको ही पता है। पीएसपी की वो बात कर रहे थे और गवर्नर सिंध की ये गुफ्तगू। सबसे पहले इसके कुछ हिस्से आपको सुनवाते हैं। परचून की दुकान में बैठ के क्रिमिनल लोग अब वहां से पकड़ेंगे, चाहे पॉश इलाके में सियासी दुकान खोल के कोई क्रिमिनल बैठा होगा उसको उसके घर पे जाके पकड़ेंगे। बल्दिया फैक्ट्री में जिसने 300 आदमी जलाए उसका भी हिसाब होगा, उसका हिसाब हमारी गर्दनों पर है। अगर हमने गलत हिसाब किया तो हमें अल्लाह ताला सजा देगा। 12 मई 2007 में जिस किसी ने किलिंग की, चाहे उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, उसको हमने फैसला किया है कि उसको हम चौराहे पे लटकाएंगे, हैंग करेंगे, इबरतनाक सजा देंगे। कराची से मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा असलहा पकड़ा गया है। हम आइडेंटिफाई किसी हद तक तो कर चुके हैं कि ये इसके पीछे, और ये चले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ सियासी जिम्मेदार थे। एक तंजीमी कमेटी यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी की होती थी, उसके कुछ जिम्मेदार थे कुछ पोश इलाके और सियासी दुकानें। गवर्नर सिंध के अल्फाज, अंदाज, बॉडी लैंग्वेज किसी धमाके से कम नहीं। मुस्तफा कमाल के इल्जामात के बाद गवर्नर सिंध का रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट किया जा रहा था और उम्मीद की जा रही थी कि वो जवाब देंगे, लेकिन रद्द-ए-अमल ऐसा होगा ये शायद किसी की कोई उम्मीद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डॉक्टर इशरत लिबाद धीमे लहजे और खुश अखलाकी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज वो मैन ऑफ पावर नजर आए। उनका अंदाज आज माजी से बहुत मुख्तलिफ था। उन्होंने खुद को एस्टैब्लिशमेंट का आदमी करार दिया, लेकिन सवाल यह है कि पीएसपी पर भी तो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी होने
ہونے کے الزامات لگتے رہے ہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ کے آدمی اور اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی میں اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ کیا پاک سرزمین سے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ گورنر سندھ کی پوش علاقوں میں جو کارروائی کی وارننگ تھی صرف دھمکی ہے یا واقعی کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کیا پی ایس پی بھی کریک ڈاؤن کا شکار ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ایم کیو ایم حقیقی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی جماعت کہا جاتا تھا. انہیں بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے دعوے کیے جاتے تھے. کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے, لیکن پھر اس جماعت نے بڑا کریک ڈاؤن بھی دیکھا. تو کیا پی ایس پی کے ساتھ بھی اب یہی ہونے جا رہا ہے؟ آج کا یہ انہی تمام باتوں پر گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ایک بریک. دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7. ویلکم بیک. کراچی کی سیاست میں ایک کے بعد ایک ہونے والا دھماکہ, اسی پر ہم بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار عامر احمد خان صاحب نے. بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا. پی ایس پی کی جانب سے جو الزامات لگے تھے گورنر پر اور اس کے بعد جو رد عمل آنا چاہیے تھا وہ تھوڑا وقت لگا, لیکن آج جس قسم کا رد عمل آیا ہے, کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ گورنر اس طرح سے کھل کر بات کریں گے؟ اور وہ ہمیشہ جو ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بڑے دھیمے لہجے والے شخص ہیں وہ, اور سیاسی شخصیت نہیں ہے, وہ بہت ہی آج پولیٹیکل بھرپور پرسنالٹی نظر آئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ایک اور قیادت ہمیں ایم کیو ایم کی نظر آ رہی ہے؟ ناجیہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس آج جو ہوا, جو بھی کیا ہوا, اس کا فی الحال سیاست سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ یہ سیاست نہیں ہو رہی ہے کراچی میں. اس وقت جو ہو رہا ہے یہ سیاست نہیں ہو رہی ہے, یہ کراچی شہر پر کنٹرول کے لیے ایک جھگڑا ہو رہا ہے. اور اس جھگڑے کے 3 مرکزی کردار ہیں. ایک طرف تو فوج اور اس کے ماتحت رینجرز, ایک طرف یہاں کی مقامی سیاسی قیادت ہے, اور ایک طرف وہ کراچی کی ایک جو انڈر گراؤنڈ وار مشین ہے جس کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے لندن سے چلایا جا رہا ہے, وہ ہے. اور جھگڑے کی اس سٹیج کے اوپر ہر کوئی اپنے اپنے مہرے جو ہے وہ ایک شطرنج کے اوپر سجا رہا ہے اس سیاست کے لیے جو کہ ابھی کراچی میں شروع ہونا ہے. تو آج جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی پروسیس کا ایک حصہ ہے جس کے اندر ایک بڑا مہرہ, اور میرا خیال ہے واحد ایسا مہرہ جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا, کیونکہ فاروق ستار بھی سامنے آ گئے, ایم کیو ایم لندن کا موقف بھی سامنے آ گیا, مصطفیٰ کمال کا موقف بھی سامنے آ گیا. تو وہ جو ایک بڑی شخصیت تھی کراچی کی سیاست میں جو ابھی تک خاموش بیٹھی تھی اور 14 سال سے بیٹھی تھی, اب وہ بھی سامنے آ گئی. تو ابھی ہم کیا اس طرح کے اور انکشافات دیکھ سکتے ہیں آنے والے وقت کے اندر؟ اور پھر جس طرح سے آپ نے یہ بات کی کہ ایک پروسیس ہے جس کے تھرو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ کوئی نیچرل پروسیس تو نہیں ہے. کیا کچھ فورسز ہیں کراچی سے باہر کی فورسز ہیں جو یہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہیں؟ یہ بالکل آپ نے اس مسئلے کی, میں سمجھتا ہوں ناجیہ, اس کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے, کیونکہ سارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ کراچی شہر کو اپنی جو منطقی سیاست ہے, اس کی اپنی جو نیچرل سیاست ہے, اس کے تحت اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرنے دیا جا رہا. اور اس فیصلے کے جو 2 بڑے اور سب سے طاقتور فریق ہیں وہ دونوں, ان کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے نہیں ہے. ان میں سے ایک رینجرز ہیں جو یہاں پر ڈیپوٹیشن کے لیے ایک خاص قسم کی ڈیوٹی کے لیے یہاں پر مامور کیے گئے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ جن کا کنٹرول فوج کے ہاتھ میں ہے. اور دوسری جو ایم کیو ایم لندن جس کو ابھی ہم کہہ رہے ہیں, یا لندن میں بیٹھا ہوا وہ گروہ جو کراچی کے اس انڈر گراؤنڈ وار مشین کے اوپر ایک عرصے سے قابض ہے. اور یہ کیونکہ یہ جھگڑے کی نوعیت ایسی ہے, اس لیے یہ انکشافات تو میں شاید انہیں نہ کہوں, لیکن اس طرح کے الزامات کا سلسلہ مجھے لگتا ہے ابھی بڑی دیر چلتا رہے گا. یہ بھی کیا الزامات ہیں؟ آج کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا گورنر کا, انہوں نے کہا کہ میں آئینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں. اگر گورنر آئینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں, جو کہ وہ کہہ رہے تھے, بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کہا جاتا ہے پی ایس پی کو, اس پر الزامات لگتے ہیں. تو کیا ایک اسٹیبلشمنٹ کے آدمی اور اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کے درمیان اتنے شدید اختلافات ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل, اگر ہو سکتے ہیں, اگر کنفیوژن ہو. یہاں مسئلہ یہ ہے قیادت کا مسئلہ, جی قیادت کا مسئلہ اور کنفیوژن بنیادی طور پہ, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنے ذہن میں کلیئر نہیں ہے. ہماری جو ریاستی ادارے ہیں وہ اپنے ذہن میں کلیئر نہیں ہیں, وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے کراچی کے اوپر اپنا کنٹرول اسٹیبلش کریں. اور اس پروسیس کے اندر انہوں نے کافی سارے مورے چھوڑے ہیں. ان میں سے ایک مصطفیٰ کمال ہیں, اب وہ عشرت العباد کو سامنے لے آئے. کل کو شاید آپ کو کوئی اور بھی نام سننے کو ملے, کل کو کوئی اور پارٹی بھی شاید اس کے اندر کود پڑے. شاید اسی کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں اس جھگڑے کے اوپر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اپنے تمام رہنماؤں کو انہوں نے منع کر دیا کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا بیان دیں. تو یہ کنفیوژن جب تک ہمارے ریاستی اداروں کے اندر, ہماری اسٹیبلشمنٹ میں رہے گی, تو یہ تو صرف مورے ہیں. جب وہ کہیں گے اسی کنفیوژن کا شکار ہو کے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے, کبھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گے. بہت شکریہ عامر احمد خان صاحب, ہمیں جوائن کر رہے تھے سینئر تجزیہ کار, اور یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کی جو سیاست ہے وہ رنگ بدلتی رہے گی اور دن بدن آنے والے دن کے ساتھ الجھتی ہی چلی جا رہی ہے. ایک بریک میں لے رہی ہوں, اور اس
ब्रेक के बाद बात करूंगी कि पीपल्स पार्टी आखिर किस डगर पर है, हुकूमत के साथ खड़ी है या फिर उसके खिलाफ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीटीआई 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं, प्लानिंग की जा रही है और खान साहब हमें खासे मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कारकुनों का लहू गरमा रहे हैं और मुतहरिक भी हैं। रोज बयान देते हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं और अब हुकूमत की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। कल वजीर आजम खुद बोले थे, आज नवाज लीग के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वजीर आला पंजाब का भी बयान इस सिलसिले में सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच से तहकीकात की पेशकश की और करप्शन साबित होने पर सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। लेकिन इस तमाम तर सियासी सूरत हाल में हम देखें तो सबसे स्ट्रेंज डिफरेंट सा एक पीपल्स पार्टी का किरदार नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी इमरान खान पर तनकीद भी कर रही है, खुर्शीद शाह इस्लामाबाद बंद करने को क्रिमिनल एक्ट भी कह रहे हैं, पाकिस्तान बंद करने के मुतरादिफ करार भी दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत को सड़कों पर आने की धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी आखिर तमाम तर सूरत हाल में खड़ी कहाँ पर है, हुकूमत के साथ है या फिर हुकूमत के खिलाफ। इसी पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूक ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा आपका। इस वक्त सियासी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी की सियासत किस तरफ जा रही है? इमरान खान के खिलाफ भी हम देख रहे हैं कि तनकीद हो रही है, फिर हुकूमत को एहतजाज की धमकियां भी दी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है इस वक्त, हुकूमत के साथ है, हुकूमत के खिलाफ है, आखिर है क्या? जी शुक्रिया नजिया। देखिए, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, ना हम हुकूमत के खिलाफ हैं जी और ना हम हुकूमत के साथ हैं। अगर हम साथ हैं तो हम जमहूरियत के साथ हैं और अकाउंटेबिलिटी के साथ हैं। इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। पनामा लीक्स जो है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है और ये वो स्कैंडल है जो पीपल्स पार्टी नहीं लेकर आई, जो कोई और दूसरी अपोजिशन की जमात नहीं लेकर आई। इस स्कैंडल पे दुनिया के 2 वज़ीर आज़म रिजाइन कर चुके हैं, बहुत सारे ममालिक में इंक्वायरीज हो चुकी है, माँ सिवा पाकिस्तान में, जहाँ के वजीर आजम मुस्तकिल इस कोशिश के अंदर हैं कि इस मामले को टाला जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 16 अक्टूबर को 4 मुतालबात सामने रखे हैं और ये कहा है कि अगर ये मुतालबात पूरे नहीं हुए तो 27 दिसंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी एक लेजिटिमेट ऑपोजिशन का काम कर रही है। हम वो तमाम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स पे इस वक्त अपनी जंग लड़ रहे हैं जहां पर पीटीआई और दीगर जमातें नहीं लड़ें। बिल्कुल, और इस जंग में हम देख रहे हैं शर्मिला साहिबा के बिलावल भुट्टो जरदारी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वो खुद मीडिया का सामना करते हैं, इजलास की सदारत भी करते हैं, काफी मुतहर्रिक हैं, लेकिन कोई भी जलसा हो, इजलास या बयान, हमेशा हुकूमत पर बड़ी भरपूर तनकीद करते हुए भी नजर आते हैं। एग्रेसिव पॉलिसी जो हमें नजर आ रही है, ये बिलावल का अपना मिजाज है, अपनी राय है, या ये सब कुछ पार्टी मुशावरत से हो रहा है? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और जाहिरी बात है वो अपनी पार्टी लीडर से, अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशावरत जरूर करते हैं, लेकिन चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी का इशू हो, या चाहे वो एक आम आदमी की मामलात का इशू हो, जिस तरीके से किसानों का आपने हाल देखा है इस हुकूमत ने किया है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी शुरू से आया है। चाहे वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो, या चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, पीपल्स पार्टी ने हमेशा उन तमाम लोगों के साथ यकजहती दिखाई है और उनके इश्यूज को अपना इशू समझ के उठाया तो है। हमें ये यकजहती ऑपोजिशन में क्यों नहीं नजर आती? 2 नवंबर को पीटीआई इस्लामाबाद बंद करने जा रही है, उसका उसने ऐलान किया है। खुर्शीद शाह साहब ने अब उसकी मुखालफत की है, वो उसको क्रिमिनल एक्ट भी करार दे रहे हैं। तो ये ऑपोजिशन लीडर के इस बयान को ही हम समझे कि ये पार्टी पॉलिसी है, तो पीटीआई और आप मिलकर क्यों नहीं इस मामले को देखते? देखिए, पीटीआई तो इस वक्त सोलो फ्लाइट पे चली गई है। उनके साथ तो पीपल्स पार्टी क्या कोई और जमात भी उनका साथ देने को तैयार नहीं, क्योंकि माजरत के साथ पीटीआई के इमरान खान जो सरबराह है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है इक्तदार में आना। पीएमएलएन का एक ही मकसद है, इक्तदार में रहना। एक को इक्तदार की भूख है, दूसरे को इक्तदार का नशा है। और इस मामले के अंदर जो मेन इशू है, जो एहतसाब का इशू है, वो कहीं इधर उधर हो गया है। अगर इस वक्त फोकस में और क्लैरिटी के साथ कोई जमात सामने है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है और उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं।
देखिए, कैपिटल को बंद कर देना, मफलूज कर देना, गवर्नमेंट की मशीनरी को रोक देना, जी। ये गैर मुनासिब इक़दाम है। ठीक है, और ये हाँ, मामले का हल आप भी नहीं है। opposition ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, हम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रही थी। अपोजिशन के दरमियान जिस किस्म के इख्तिलाफात हैं उससे वो जिस एहतसाब की बात करते हैं उस पर काम होता नजर नहीं आता। आज का ये प्रोग्राम मुझे दीजिए इससे इजाज़त, कल आपसे फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह।